नमो राघवाय तुलसी पीठ परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे पूज्य गुरुदेव का जो अमृत महोत्सव चल रहा है 9 दिवसीय, इसका आज पूर्ण समापन है और ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच में ऐसी हस्तियां आई हैं जो तरह तरीके की अपनी उपलब्धियों को रखती है। तो हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत भूपेंद्र त्रिपाठी जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका जीवन किन संघर्षों से और किन उपलब्धियों तक गया है। तुलसी पीठ के इस 9 दिवसीय भव्य आयोजन में आपका स्वागत है और आपने जो यहाँ पर 9 दिन रह करके जो अपने अनुभव लिए हैं और क्या अपने जीवन का स्पेशल आपका रहा है, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। नमो राघवाय, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आज मुझे ये अवसर देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपके दर्शकों को। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि मैं भूपेंद्र त्रिपाठी गांधीनगर गुजरात से हूँ। अमृत महोत्सव में जो परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने 14 सितंबर से लेके आज के दिन तक नित्य रोज 75 लोगों को, देश की अलग अलग प्रतिभावान लोगों को संवाद के लिए आमंत्रण दिया था। और मुझे बहुत गौरव से मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम दिवस 14 जनवरी को उन्होंने आमंत्रण जो हमें दिया था, उसी में हमें विशिष्ट अतिथि की तरह संवाद के लिए निमंत्रण मिला था दिव्यांगजनों में। उसके उपरांत हमें ज्ञात हुआ संस्थान से, रामानंद मिशन से, कि यहाँ पे आप संवाद के लिए आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे 9 दिवस का हनुमत महायज्ञ कुंड है जी। तो हमने माता जी को जैसे ये समाचार सुनाया तो हम लोग एकदम गदगद हो गए। हमें जैसे लगा कि स्वयं रामलला ने निमंत्रण दे दिया। तुरंत हमने निमंत्रण स्वीकार करके जो भी इसके लिए योगदान था दे के हम यजमान बन गए, मैं और माता जी। और हमें कोई परवाह नहीं की कि यहाँ पे कितनी ठंड है, शीतलहरी है, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ सोचा नहीं जी। और बस हम कूद पड़े इस महायज्ञ में और इतना आनंद आया रोज नित्य प्रति यज्ञ करने में। और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ और प्रसाद के बाद शाम को परम पूज्य जो हमारे प्रेरणा स्तोत्र हम सबके लिए जगदगुरु श्री रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से रामकथा का रसपान, और संध्या में अमृत संध्या में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, तो जैसे हेमा मालिनी का जो मंचन था और ये अनूप जलोटा जी का था और बहुत सारे अन्य कलाकार, पद्मश्री से विभूषित। तो बहुत ही आनंदमय, सुबह से लेकर रात तक पूरा शेड्यूल जैम पैक्ड होता था जी। पर अत्यधिक आनंद आया। तो ये आपका जो अनुभव रहा ये तो काफी अद्भुत है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपका जो ज्ञान है, जो स्किल्स हैं, उसके बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगा आपसे। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी जो अध्ययन शिक्षा है 1 से लेकर 12वीं तक वो केंद्रीय विद्यालय CBSE बोर्ड में हुई है। पिताजी मेरे IRS 1974 बैच के और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप से सेवानिवृत्त हुए थे और उसके उपरांत उन्हें एक्सटेंशन के बाद उन्हें वाइस चेयरमैन सेटलमेंट कमीशन समझौता आयोग इनकम टैक्स में दोबारा वो 2 साल के एक्सटेंशन के बाद वो दोबारा सेवानिवृत्त हुए थे। तदुपरांत मेरी जो इंजीनियरिंग मैंने की थी और वो मैंने IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। इंजीनियरिंग के हर एक सेमेस्टर में मेरे को मेरिट पोजीशंस मिली थी और उसके कारण मुझे धीरूभाई अंबानी की बहुत ही प्रतिष्ठित अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड यानी स्कॉलरशिप होती है, उसके कारण मेरी पूरी इंजीनियरिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि एशिया की नंबर 1 IT सर्विसेज कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 8 वर्षों तक मेरा 8 वर्षों से अधिक मेरा कार्यकाल रहा। प्रोग्रामर से मैंने शुरू किया था, फिर मॉड्यूल लीडर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर सीनियर टेक्निकल फैकल्टी हेड। तो उसके अंतर्गत मुझे TCS ने मुझे कई सारे अवार्ड्स भी दिए थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके। मेरे अंदर एक शिक्षक कहीं छुपा हुआ था जिसके बारे में मुझे तभी ज्ञात हुआ। TCS में मुझे एक रोल मिला था तो इंडक्शन ट्रेनिंग में टेक्निकल फैकल्टी उन लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल सब कुछ सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो सब को सिखाने के लिए जो टेक्निकल फैकल्टी, उन टेक्निकल फैकल्टी का मैं हेड बना के पूरा जो लर्निंग सेंटर था उसमें मुझे काफ़ी बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। मेरे 2 साल के अनुभव के उपरांत मुझे बेस्ट टेक्निकल फैकल्टी का भी अवार्ड से मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने दिया था अवार्ड। तो इस तरीके से मेरे करियर में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जिन उपलब्धियों के बारे में मैंने सुना, ये कोई भी देख रहा होगा, जितने भी दर्शक तुलसी पीठ के देख रहे होंगे, ज़रूर वो आपसे इंस्पायर हुएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे, दिव्यांगता जो आपको मिली है इसके पीछे का क्या कारण रहा था? दिव्यांगता के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे बताया था मैंने दर्शकों कि मैं TCS में पहले जॉब कर रहा था। मेरा
एवरीथिंग वाज लाइक ए फेरी टेल ना, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा था, मगर फिर कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ एक रात्रि को अचानक से कि जीवन में सब कुछ बिखर के रह गया। जो रिपोर्ट आई तो उसको देख के हम सबके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि हमें पता चला कि मेरी पूरी जो स्पाइन है, मेरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर्स थे, कैंसर की गांठें थी। और मुझे आज भी याद है कि जिस रात्रि को मेरी रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था ऐसा कि ये कैंसर ऑलरेडी अंतिम चरण में पहुंच गया है और रीढ़ की हड्डी के अलावा तब तक मेरे ये पैंक्रियास में, लिवर में, इंटेस्टाइन में, मेरे शरीर के अलग अलग अंगों में फैल चुका था ये, और उसी के कारण ये पैरालिटिक अटैक भी आया था मुझे। परंतु जब हमने इलाज के बारे में डॉक्टरों से निवेदन किया तो सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि अब कोई बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले आपको कभी कोई बीमारी सा कुछ भी महसूस नहीं हुआ? पहले टीसीएस मुझे ऑनलाइन प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट के थ्रू मुझे फिनलैंड भेज रही थी, पासपोर्ट पे वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था। बीच बीच में मेरे को फीवर और बैक पेन बहुत होता था, बैक पेन के लिए पेन किलर्स और ये सब दे दिए थे और बोला था कि आप बैठे बैठे सॉफ्टवेयर में दिन भर लैपटॉप पे काम करते, इसलिए सब आपके पोस्टर के कारण हो रहा होगा। तो किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया था। होनी को जो मंजूर था वही होना था। आपको पता था कि माँ बाप ने आपसे छुपा लिया था? वही मैं बताना चाहता था कि जैसे ही पिताजी और माताजी को ये पता चला कि कैंसर लास्ट स्टेज में आ गया है, डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो कई सारे हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन दिया, मगर अंततः हमारे अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में हमारा इलाज शुरू करने के लिए जब बात गई, फाइल देखी, तो उन्होंने माताजी और पिताजी को बोला कि फिर से वही बात बोली कि बहुत रिस्क है, कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाइए। माताजी ने उद्घोष किया कि प्लीज़ डॉक्टर आप मेरे पुत्र का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने मेरे इस पुत्र को इस दुनिया में लाई हूँ किसी चमत्कार आविष्कार के लिए, और मुझे अवश्य पता है, पूरा विश्वास है कि प्रभु इसके जीवन में कुछ जरूर कुछ लीला करेंगे, चमत्कार करेंगे, कि मैं मेरी अंतिम सांस तक एक योद्धा की तरह लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा। और मेरे सामने जो दो ट्विन एनिमीज हैं, यानी कि कैंसर और पैरालिसिस, दोनों के सामने डट के मुकाबला करूंगा, और वो भी चेहरे पे एक स्माइल रख के। ये आत्मविश्वास जो है वो आज आपने तो खैर उससे संघर्ष किया ही किया, लेकिन और भी युवा है इस तरीके की परिस्थितियों से अगर जूझ रहे होंगे तो आप आज शायद है कि बहुत कुछ इनसे ले सकेंगे। प्रणाम माता जी। नमो राघवा। नमो राघवा। मैं इनकी कैंसर की जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी क्या करना है? कहते प्लीज़ डॉक्टर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो डॉक्टर्स बोले कि उनके पास 5-6 हफ्ते बचे जीवन में, तो मैंने डॉक्टर सच सच बताइएगा कितने परसेंट चांस है? तो बोले कि ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए, 8 से 10%। मैंने कहा 8 से 10% है ना, बस इतनी रस्सी तो मेरे लिए 9 हाथ रस्सी कुएं में गई है, एक हाथ मेरे हाथ में, वो मैं खींच लूँगी। ये जो सर दृष्टिबाधिता है, अब ये आंशिक है या पूर्ण दृष्टिबाधिता है? हाँ, ये मेरे को जैसे जैसे मेरी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, धीरे धीरे मेरी आंखों की दृष्टि कम होती जाए, धुंधला दिखने लग रहा था, और परंतु मेरे पहले आंखों में चश्मे थे। जब तक मेरे 2013 में एक दिन ऐसा भी आया जब पूरी खुशी की लहर फैल गई, क्योंकि उस दिन वो डिक्लेयर कर दिया गया कि मैंने अपने कैंसर पे 100% विजय प्राप्त कर ली थी। बहुत बढ़िया। और पूरे कैंसर हॉस्पिटल में माता पिता ने मिठाइयाँ बांटी, हम लोगों ने भगवान को धन्यवाद किया। और मेरे आंखों में भी सपने तय रहे थे कि मैं मेरा जो IT प्रोफेशनल का जो मेरा करियर है उसको मैं वापस रिज्यूम करूँगा और वापस एक एक्सीलेंस दिखाऊँगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा इकोनॉमी में। मगर परंतु फिर से नियति ने ऐसा एक और दोबारा खेल खेला कि जब मैं आई चेकअप के लिए जब गया, तब आई डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आपकी आंखों की जो नस है उसमें एक ऐसी इरिवर्सिबल कंडीशन हो गई है, वो सूख गई है, जो कि इसका भी कोई इलाज संभव नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत उस समय मुझे 10-20% दिख रहा था, बोल रहे थे कि आगे के कुछ 2 से 3 महीने के भीतर में ये ग्रेजुअली कम होकर शून्य हो जाएगा। मैं मेरी पर्सनली बात कहूँ दर्शकों कि कैंसर मुझे उतना नहीं हिला पाया था, सच बोलिए, परंतु एक मैं दिव्यांग बनने वाला हूँ, पर वो भी अचानक से जीवन में सब चारों तरफ अंधेरे को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता जब हमने पूरा जीवन तो वो जो है अगले 2-3 महीने थे वो मेरे लिए इतने ज़्यादा कष्टदायक थे, इतना ज़्यादा मेरे
मन पे एगोनाइजिंग था वो, कि जिसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि हर रात्रि को मुझे भय लगता था कि मैं उस भय के कारण मैं जितना देख सकता हूँ अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने भांजे भांजे सबको मैं देखना चाहता था, जी भर के उनके मुस्कुराते चेहरों को, कि बाद में मैं कल को देख ना पाऊँ तो कम से कम उनकी जो मेरी यादें मेरे मन में हमेशा रहे। सुबह मैं उठा सो के और पूरे चारों तरफ आँख के अंधेरा था और आँख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि समझ में आ गया था कि जिस दिन के डॉक्टर ने बोला था वो दिन आ गया है, और हम डिनायल मोड में थे थोड़ा बहुत, मैं मतलब, मगर वो दिन अब स्वीकार करने के लिए हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से दृष्टिबाधित 100% ब्लाइंड हो गया था। सूर्य की एक किरण भी नहीं पता, टोटल डार्कनेस, दिन और रात में कोई फर्क नहीं पता चल रहा था। रूम में लाइट ऑन है कि ऑफ है उसके लिए भी पूछना पड़ता था लोगों से। तो आपकी ये जो कहानी सुनने के बाद मैं भी अब शायद अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिस दुनिया को हमने रंगीन देखा हो, जहाँ हमने अपनों के हंसते चेहरों को देखा हो, वहाँ अचानक कालापन छा जाना, अंधेरा छा जाना। 24 घंटे। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए या आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन शायद उस जीवन में जो कि आज हमारे बीच भूपेन जी जो महसूस कर रहे हैं, जो अपना जीवन गुजार रहे हैं, शायद ये इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। सर, ये जो गोल्ड मेडल का जो वाकया मैंने सुना था आपकी माता जी से, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मुझे बताएं। जी, तो हुआ ये कि दृष्टिबाधित तो हम हो गए थे, और उसके बाद मैंने ब्रेल लिपि सीखना शुरू किया। तो पुनः आप मानेंगे नहीं पंकज जी कि क ख ग ABCD पढ़ना लिखना, मतलब एक युवावस्था में और इतना हाई प्रोफाइल मेरा करियर था, उसके बाद भी वापस कहते हैं ना जीरो से। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पर खुद का मोबाइल और लैपटॉप में यूज़ नहीं कर सकता था। अहमदाबाद की संस्था है, उन्होंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आमंत्रित किया। उन लोगों ने फिर बाद में मेरे टॉक के बाद मुझे टूर कराया कैंपस का, तो कंप्यूटर लैब बताया कि ये ब्लाइंड लोग कंप्यूटर, मैंने कहा ब्लाइंड लोग के, तो उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर होता है, इसके माध्यम से वो लोग स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग अपना काम काफ़ी हद तक खुद कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सब। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा जैसे कि डूबते को तिनके का ताल, मैंने कहा कि अब एक आशा की किरण जग गई। तो फिर मैंने कमर कस ली और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। 1 साल के भीतर मैंने 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इंटरव्यू सब क्रैक किए। उसमें से 7 के मेरे पास कॉल लेटर्स भी आ गए। फिर रिजर्व बैंक का जो क्लास 3 होता है, RBI उसको असिस्टेंट ग्रेड कहते हैं, क्लास 3 का जो होता है वो UPSC सिविल सर्विसेज, मेरा इंटरव्यू कॉल मात्र 13 नंबर से फर्स्ट अटेम्प्ट में गया। और ये सारी परीक्षाओं की तैयारियां मैंने अपने निरंतर अभ्यास, मैंने इतना कठोर परिश्रम किया था। 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे 19 घंटे में बैठ के पढ़ाई करता था अपने लैपटॉप पे, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब में। और अंततः गत्वा जो मेरा सिलेक्शन हुआ था RBI में एज ए क्लास 1 ऑफिसर, वो सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि थी कि उसका मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सिलेक्ट करके जो मेरा ऐसे मैनेजर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो एक तरीके से इतिहास हो गया था कि RBI गुजरात के इतिहास में मैं प्रथम दृष्टिबाधित व्यक्ति जो बना था। 2018 में मैंने एक ऐसे कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया था, बिकॉज आई बिकेम द फर्स्ट एंड द ओनली ब्लाइंड पर्सन इन द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में मैं प्रथम और एकमात्र आज तक ऐसा मैं दृष्टिबाधित व्यक्ति बना जिसने IMF का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग का, तो उसको क्लियर करने वाला मैं पूरे विश्व का प्रथम दृष्टिबाधित व्यक्ति बना था। आपका जो जीवन और जो अनुभव और जो संघर्ष, पंकज जी 1 सेकेंड, और वो एग्जाम भी मैंने पास किया 93% से। 93% से पास करने के बाद मुझे मेरा नाम रेकमेंड किया गया था RBI के द्वारा भारत सरकार को, और फिर भारत सरकार ने मुझे 2018 में विश्व दिव्यांगता दिवस जो 3 दिसंबर को होता है, उस दिन मुझे बेस्ट ब्लाइंड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी का जो पुरस्कार है उससे मुझे सम्मानित। जिसकी आंखें जा चुकी हो, उसके बावजूद शिक्षा को लेकर के अपने जीवन को फिर संवारने के लिए, अपने माँ बाप के लिए फिर कुछ कर गुजरने के लिए, और उसके बावजूद फिर ऐसे कीर्तिमान स्थापित करती है जो कि भूतो न भविष्यति। आपकी जो कहानी है सर, ये कहानी सिर्फ बनाई गई कहानी नहीं है सर, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में हर भारतीय को, बल्कि विश्व के हर व्यक्ति को ये अपने आप में साबित करने के लिए बहुत मायने पूरे करती है। आपको जीवन में
वो हर सुख समृद्धि ईश्वर प्रदान करे जिनके लिए आप योग्य हैं। और ऐसी माँ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ऐसी माँ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।